नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने का तो सबको पता ही है, लेकिन बचाव वाला हाल हमारे सामने आ गया है। इस देश में बेटियां खतरे में क्यों आती हैं, बेटियों पर खतरा क्यों है और इस देश में बहुत सारी लगातार एक के बाद एक पहले से ज़्यादा विभत्स दुष्कर्म की घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों नए नए दरिंदे हमारे समाज में सिर उठा रहे हैं और क्या वजह है कि बेटियों की अस्मत बेशर्मी के बाज़ार में तार तार हुई जा रही है। उसका रोज़ सौदा होता है, उसका रोज़ व्यापार होता है, उसकी रोज़ नीलामी होती है, उसे रोज़ बेचा जाता है और उससे कुछ भुनाया जाता है। वो राजनीति भी हो सकती है और पैसे भी हो सकते हैं। वीडियो कोई बहुत ज़्यादा साहित्यिक और शायराना नहीं होने वाला, सीधी बात होने वाली है। और सीधी बात में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में सचमुच लड़कियों का कोई भी शुभचिंतक है? क्या इस देश में लड़कियां सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए हैं? कौन कौन लड़कियों का फ़ायदा उठाता है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस मामले में और इस मामले से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ कड़वी बातें होंगी। मैं अभी आया। कोलकाता का वो मेडिकल कॉलेज एक गवाह बन गया है इतिहास की सबसे घिनौनी घटना का, जिसको सालों तक याद रखा जाएगा। अनगिनत बेटियां बलात्कार के शिकार होकर इस मेडिकल कॉलेज में कभी इलाज के लिए तो कभी हत्या के शिकार होकर पोस्टमार्टम के लिए लाई गई होंगी। अनगिनत डॉक्टर्स ने उनकी हिफाजत की होगी, उनका ख्याल रखा होगा, उनका इलाज किया गया होगा। आज उसी अस्पताल में एक दर्दनाक घटना हो गई है। इस घटना में जिस तरह से एक डॉक्टर को रौंदा गया, उस डॉक्टर को मार डाला गया, वो अपने आप में एक दरिंदगी का नेक्स्ट लेवल है। इस तरह की घटना को हमें नए सिरे से, अगर ये घटना पे आंदोलन हो रहा है और हमें झकझोर रही है नए सिरे से, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि निर्भया के बाद जो आंदोलन हुआ था उसके बाद हम बदले क्यों नहीं हैं, हमारा समाज बदला क्यों नहीं है, हमारी परिस्थितियां क्या हैं। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 10 सालों में हर साल इस देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। और बावजूद इसके, क्योंकि ये आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, ये वो आंकड़े हैं जिनमें थानों में FIR दर्ज होती है और जांच शुरू होती है। जो महिलाएं थानों से भगा दी जाती हैं उनके आंकड़े इसमें दर्ज नहीं होते हैं। इतने गंभीर और खतरनाक मामलों में भी आंकड़ों को दबा दिया जाता है, मामले दर्ज नहीं होते हैं। इस मामले में मैं आगे बढ़ूंगा और इस बारे में भी हम बात करेंगे कि मामले दर्ज होने को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। कानून व्यवस्था राज्य का विषय, स्टेट फंक्शन, स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि CBI को वहां पर जांच करने नहीं आना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है, इसलिए वहां के अपराधों की जांच हम करेंगे। ठीक है, आपका तर्क एक बार ग्राह्य है। तो अगर कानून व्यवस्था राज्य का विषय है तो आप ये बताइए, आपके राज्य में इतनी घिनौनी घटना क्यों हुई और क्यों वहां पर उस अस्पताल के अंदर उस रात को उस लड़की को बचाने वाला कोई नहीं था? क्यों अस्पताल का प्रशासन, जैसे कि खबरें हैं, इस घटना की लीपापोती करने में लगा रहा, इस घटना को दबाने में लगा रहा? क्यों इस घटना के विरोध में जो डॉक्टर रात को प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर एक भीड़ ने हमला किया और भीड़ अपने हमले में कामयाब हुई? आपका कानून व्यवस्था आपके
कोलकाता जो आपकी राजधानी है वो कहाँ गई थी? क्या उस समय ममता बनर्जी का राज वहां चल रहा था या नहीं चल रहा था? अगर वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उनके राज्य में, उनकी राजधानी में एक लड़की से जघन्यतम बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसका विरोध कर रहे डॉक्टरों पे हमला होता है, अस्पताल में तोड़फोड़ होती है, वार्ड के पंखे तोड़ दिए जाते हैं, मरीजों पर हमला होता है और अफरा तफरी मच जाती है, वहां पर आपकी सरकार है। आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें, कौन करें। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो हमला करने वाले लोग थे वो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे और वो सबूत मिटाने के लिए आए थे। ममता बनर्जी का कहना है कि एक शरारत थी, प्रशासन का कहना है कि वो सबूत मिटाने आए थे, तो उन्होंने ऐसी जगहों पर कहीं पे भी कोई तोड़फोड़ हमला नहीं किया है जहां पर सबूत थे, यानी वो कॉन्फ्रेंस हॉल जहां पर ये वारदात हुई थी। एक आरोप यह भी लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन वहां चल रहा था, उस काम को क्यों नहीं रोका गया और उससे ठीक पास में वो काम लगातार क्यों चलते चला जा रहा है, क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश है? एक आरोप यह भी लग रहा है कि जो डायरी सीबीआई को सौंपी गई है, उस डायरी में हालांकि वो अपनी व्यक्तिगत चीजें नहीं लिखती थी, वो दवाएं लिखती थी, लेकिन उसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। तो ये सारे आरोप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह ममता बनर्जी की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां से हमारा वीडियो शुरू होता है कि ममता बनर्जी और अस्पताल का प्रशासन इस मामले को हल्का करने की कोशिश में क्यों लगे थे। अस्पताल का जो मुखिया था वो बार बार कह रहा था कि ये जो लड़की है इसके साथ इसने सुसाइड कर लिया, कभी बोलते थे रेप नहीं हुआ है, कभी कुछ तरह तरह के बयान दिए गए। परिवार वालों को भरमाया गया, बेटी को तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप लगे और उस मुखिया को हटाया भी गया, तो उससे ज्यादा अहम पद पर हटाया क्या गया, उसने इस्तीफा दिया, उसको ज्यादा अहम पद पर रख दिया गया। सीबीआई जांच कर रही है और उस जांच के अंदर अफवाहें तोड़ रही हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस देश में लोगों के लिए औरत कारोबार है, व्यापार है, बिजनेस है, राजनीति है। जहां पर भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जिन लोगों का प्रशासन वहां पर है, जिन लोगों की सरकार वहां पर है, वो इस काम में जुट जाते हैं कि ये सब दिखाई ना दे, इन सब के बारे में किसी को पता ना चले, लीपा पोती कर दो, बहुत बदनामी होगी अस्पताल की। और उससे भी ज़्यादा डर लगता है नेताओं से कि विपक्षी नेता हंगामा करेंगे, बवाल मचाएंगे, और ये बवाल हंगामा हम लगातार देख रहे हैं। सबूत मिटाए जाते हैं, इसके बहुत सारे सबूत हैं, हमारे पास में प्रमाण है, देश भर में ये होता रहता है। और ये क्यों होता है इस पर हम आएंगे, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए इस मामले को आप लेना नहीं चाहते हैं, इसमें आपको लगे कि सबूत मिटाने का आरोप कैसे लगा दिया, तो अलीगढ़ का बलात्कार कांड याद कीजिए। रातों रात पुलिस अंतिम संस्कार करने में लग गई उस लड़की का, ताकि उसके सबूत मिट जाएं। याद कीजिए कुलदीप सेंगर वाला मामला, किस तरह से उस मामले में बाकायदा लड़की के पिता को भी मार डाला गया। उसकी एक बहन ने जाके आत्मदाह की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में, विधानसभा के सामने। तब जाके ये मामला पकड़ा और उसकी जांच जब उत्तर प्रदेश से बाहर भेजी गई, तब जाकर ये इस मामले में सजा हो सकी। यानी जहां जो सरकार में है वो अपनी साख बचाने में लगा हुआ है। उसको लगता है हमारी इज्जत बड़ी है, इस लड़की के साथ जो हुआ है हो जाए, और ये जो लड़की के साथ में जो हुआ है हो जाए, हमारी इज्जत बड़ी है, हमारी राजनीति बड़ी है। इसमें दोनों तरफ के लोग, एक तरफ जो सरकार में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो मामले को दबाने में लग जाते हैं, दूसरी तरफ बाहर जो लोग हैं, विपक्ष में जो लोग हैं, वो उसको भुनाने में लग जाते हैं। ना तो इनको बेटी को मिलने वाले न्याय की चिंता है, ना उनको बेटी को न्याय मिलने वाली चिंता है। इतना ही हो जाए तब भी हम सब्र कर लें, लेकिन अंततोगत्वा जो न्याय होता है वो न्याय भी नहीं, अन्याय होता है। क्योंकि इस दबाव के पूरे माहौल के बीच में प्रशासन, सरकार सब इसमें लग जाते हैं कि इस मामले की किसी तरह से लीपापोती कर दी जाए। हैदराबाद का मामला याद कीजिए, एक डीजीपी कल्लूरी साहब जो थे,
वो महान पुलिस रिफॉर्मिस्ट, और उनको इतना महान पुलिस वाला माना गया कि सब लोग उनको कंधे पर बिठाकर घूम रहे थे। एक महान व्यक्ति बताया गया और इस देश का पूरा एक खास समुदाय, एक एलीट समुदाय कूद पड़ा उनके महिमा मंडन करने के लिए। उन्होंने एक लड़की घर जा रही थी, वो भी स्टूडेंट थी, और उसके साथ में एक रेप की खबर आई थी। रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तुरंत उस मामले को सुलझा लिया। रातों रात सपने में उसे पता चला कि किस आदमी ने यह काम किया है। सड़क पे सोने वाले एक आदमी को उठा लिया गया, पुलिस उठफेड़ में उसको उड़ा दिया गया, वाहवाही मच गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई तो पता चला कि एक बेकसूर आदमी को इन्होंने नंबर बनाने के लिए मार डाला था। सिर्फ जनता को शांत करना था, माहौल को ठीक रखना था। लोगों को लगे कि सरकार काम कर रही है इसलिए किसी को भी मार दो। लेकिन इस मामले में, या कुलदीप सेंगर वाला मामला ले लीजिए या अलीगढ़ वाला मामला ले लीजिए, प्रशासन की कोशिश क्या थी। कोलकाता वाला मामला भी ले लीजिए आप, प्रशासन की कोशिश ये थी कि इस मामले में सबूत मिट जाएं, किसी को भी टोपी ट्रांसफर कर दो। अभी जयपुर में एक मामला हुआ, उस मामले में तो जाके, अच्छा आजकल क्या करते हैं कि जो अपराधी है उसके घर पे जाके बुलडोजर चला देते हैं। अतीक अहमद बहुत बड़ा अपराधी है, अतीक अहमद ये करता था वो करता था, तो इसके लिए आपको उसके घर में जांच करनी पड़ेगी कि लाशें तो नहीं गाड़ी हुई हैं उसने, उसकी दीवार, उसकी जगह आप जाके बुलडोजर से सारे सबूत साफ कर देते हो। एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, बुलडोजर से सबूत साफ कर दो, उसके बाद बोल दो इसके घर में सबूत मिले थे, इसके घर में ये भी था वो भी था, और आप दोबारा जांच करना चाहो तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो बेकसूरों को मार दो। अब आप कहोगे आप तो बलात्कारियों का साथ दे रहे हो। नहीं, मैं बलात्कारियों का साथ नहीं दे रहा हूं। बलात्कारियों का साथ वो लोग दे रहे हैं जो बेकसूरों को मार के कसूरवार लोगों को निकल भागने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चिंता नहीं है कि लड़की को न्याय मिले, उनको भी ये चिंता नहीं है कि अपराधी जो है उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो। बस उनके दिमाग में एक चीज घूम रही है कि बस कोई एक्शन हो जाए, उनकी भड़ास निकल जाए, मेरी भड़ास निकल जाए, अपराधी छूटता है तो छूटे। कोलकाता के केस में क्या हो रहा है, जो वहां के पुलिस वाले हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक एविडेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही कह रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत कह रहा हूं, साइंटिफिक एविडेंस मिल जाने दो, हम गिरफ्तार कर लेंगे। एक मेडिकल का पीजी स्टूडेंट है जो एमडी की पढ़ाई कर रहा है या एमएस की पढ़ाई कर रहा है, उस लड़के को मैं कैसे टांग दूं बगैर ये तसल्ली किए कि वो उसमें शामिल था या नहीं था। आप सड़क पे खड़े होकर नारे लगाकर किसी भी आदमी को, पता नहीं आपको कैसे पता चल रहा है कि वो जिम्मेदार था, फांसी चढ़ाने लगेंगे, दिल्ली में बैठ के अखबारों के और चैनलों के दफ्तरों से नैरेटिव करने लगेंगे, तो क्या न्याय हो जाएगा। इस पूरी व्यवस्था में हर जगह सिर्फ एक चीज हो रही है, औरतों के साथ होने वाले न्याय में हेरा फेरी हो रही है। जो सड़क पे है वो भीड़ का न्याय जिसको कहते हैं वो चाहता है, और जो वहां पर है वो दूसरा न्याय चाहता है। एक चीज और जो आपको सोचनी पड़ेगी इस घटना के बाद से, हम जिस देश में रहते हैं, इस भारत में न्याय के नाम पर और विरोध के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर एक तरह का भेदभाव है, एक व्यापक और बड़ा भेदभाव है। एक तो यह है कि जो हमारे अंदर का गुस्सा है, हमारे अंदर जो हम आंदोलित होते हैं, हमारी नाराजगी है, हमारी भावनाएं हैं, ये भावनाएं अब पैदा नहीं हो रही हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड भावनाएं हैं। अहमदाबाद में और दिल्ली में एक दफ्तर है, वहां पर कुछ लोग बैठते हैं हजारों की तादाद में, कुछ झूठे और सच्चे मैसेजेस बनाते हैं, उनको आपके व्हाट्सएप तक पहुंचाया जाता है। उसके लिए बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया कंपनियों को, नंबर 1 में दिए जाते हैं, प्रमोशन के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे पैसे दिए जा रहे हैं, और जब भी कोई मसला आता है वो आपके माथे पे फेंक दिया जाता है। निर्भया कांड हुआ, चैनलों ने जिस तरह से उसकी कवरेज की हम सब जानते हैं, जिस तरह से उसकी अन्ना का आंदोलन हुआ, जिस तरह से कवरेज की हम सब जानते हैं। तो ये जो अन्याय है, इस अन्याय में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई एक पार्टी इसमें शामिल होती है, नहीं होती है, लेकिन एक विचारधारा दिखाई देती है। वो विचारधारा क्या है? मैं और आप
जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ में, और खासतौर पे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ में जब कुछ होता है तो मामला दूसरा होता है। और जब एलीट क्लास के साथ कुछ होता है तो संवेदनाएं अलग तरीके से जागती हैं, संवेदनाओं में जागृति आ जाती है। मैं बहुत सम्मान करता हूं मेडिकोस का, और इसलिए भी सम्मान करता हूं कि मैं वैज्ञानिक समझ रखता हूं और ये लोग विज्ञान के दूत हैं। लेकिन डॉक्टरों के अंदर जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के नाम पे और प्रोफेशनल एकता के नाम पर एक नई प्रवृत्ति पनपी है, वो भी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जो हुआ कोलकाता में, और उसका जो वहाँ विरोध किया डॉक्टरों ने, वो बिल्कुल जायज़ है। इससे बड़ा विरोध भी करते तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन देश भर में हड़ताल करके कितने मरीजों को नुकसान हुआ, कितने मरीज परेशान हुए। गांव गुरबे ऐसे लोग जिनके पास में वाहन नहीं होते हैं, गोद में उठा के लाते हैं, मौत होने पे साइकिल पे लाश ले जाते हैं, उन लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। एक बड़ा कॉरपोरेट अस्पताल मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में जो इस हड़ताल के दौरान बंद हुआ हो, एक सिंगल बड़ा कॉरपोरेट अस्पताल। क्यों? क्योंकि वो एलीट के लिए सुविधा है, एलीट टू एलीट है, वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं। गरीब आदमी को क्यों सता रहे हैं आप? और इस देश में अगर गरीब आदमी, मैं 2012 में मारुति में स्ट्राइक हुई थी, किस तरह से उसको कुचला गया, किस तरह से मजदूरों के साथ अत्याचार हुए, किसानों ने आंदोलन किया, हरियाणा के बॉर्डर पर उनको किस तरह से बोरियों में बंद कर करके पीटा गया, अभी भी वो बैठे हुए हैं, कैसे दिल्ली में किसान मारे गए। तब ये तंत्र जो एक दफ्तर में बैठ के हिंदुस्तान में ओपिनियन मैन्युफैक्चर करता है, इसने हड़ताल गलत है, मजदूर की हड़ताल हो, मिल में हड़ताल हो, सड़क पे हड़ताल हो, ठेले खोमचे वालों की हड़ताल हो, वो हड़ताल गलत है। उस हड़ताल को नहीं होना चाहिए। मजदूर हड़ताल करें तो हरामखोरी है। पूरे देश में यूनियन धीरे धीरे करके खत्म करवा दी गई हैं, लेकिन डॉक्टर हर 15-20 दिन बाद, महीने, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आज इस अस्पताल में हड़ताल है, कल उस अस्पताल में हड़ताल है, परसों उस अस्पताल में हड़ताल है। गरीब की हड़ताल होती है तो आप ये कहते हो कि ये कुचला जाए इस हड़ताल को, और डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं इनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। कभी किसी ने कहा कि सुरक्षा के बजाय ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि मरीजों से बात कैसे करें? जिसके घर में किसी की मौत हो गई है, जिसकी जिंदगी खतरे में है, उसके सामने आप कैजुअल कैसे हो सकते हैं? क्या आप उसकी फिक्र को सुन नहीं सकते हैं? देश में, माफ कीजिएगा, बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं जिनमें कभी मारपीट नहीं होती डॉक्टर्स के पास साथ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल्चर बनाया है। हम मरीज को सम्मान देंगे, उसके दर्द को समझेंगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं बार बार जो है ये मैं डॉक्टर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेजॉरिटी में डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में और ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में जो एरोगेंस का लेवल है वो ज़बरदस्त है। और मैं सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वकीलों की। वकीलों की हड़ताल, जब चाहे एक आदमी बेचारा गांव से बैठ के बस में लद के किसी तरह पैसे का इंतजाम करके कचहरी पहुंचता है, पता चलता है आज वकीलों की हड़ताल है। एक नियमित व्यवस्था बन गई है। लेकिन कभी आपने इस हड़ताल को क्रिटिसाइज करते हुए किसी सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन देखा है? कभी ये जो महान हमारे देश का मीडिया है, ये मीडिया, कभी आपने देखा इनको कि कोई इस मसले को उठा रहे हो कि अस्पतालों में हड़ताल जो हो रही है, डॉक्टर गलत कर रहे हैं? जो लोग इस हड़ताल के दौरान आज मर गए होंगे, उन लोगों के बारे में कभी सोचा? और मैं बलात्कार पे बात करते करते हड़ताल की बात पे इसलिए आया हूं क्योंकि बलात्कार के मामले में भी वही भेदभाव है। गरीब की बेटी FIR लिखाने जाती है तो उसकी सुनवाई थाने में नहीं होती है, उसके केस रजिस्टर नहीं होते हैं। कुलदीप सेंगर के मामले में दुनिया भर के धक्के खाने के बाद आत्मदाह करने की कोशिश की पीड़ित की बहन ने, तब जाके सुनवाई हुई। गुजरात में 11 लोगों ने 7 लोगों की हत्या कर दी,
बारी बारी से एक लड़की को रेप किया, उसकी छोटी सी बच्ची को पटक कर मार डाला। उस औरत का नाम था बिल्किस बानो। थाने में रिपोर्ट लिखाने गई है तो थानेदार ने, वो गरीब थी इसलिए उसको लौटा दिया। यह कह दिया कि यह बह के बयान दे रही है, इसलिए इसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जा सकती। रजिस्टर कर दिया रिकॉर्ड में। बाद में उस मामले पे भला हो तीस्ता शीतलवाड़ जैसे बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया, और आखिर में जाकर उस लड़की को न्याय मिला। न्याय मिलने के बाद अब आप सोचिए, इस देश की राजनीति, हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो उनको जल्दी छोड़ दिया गया। जल्दी छोड़ने में एक कमेटी बनती है और उसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के भाई लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो राज्य सरकार का है, कमेटी बनाए। उस कमेटी में सारे के सारे लोग राज्य सरकार ने वही रख दिए जो दंगाइयों की तरह सोच रखने वाले लोग हैं। एक फैसला किया गया कि इनका चाल चलन अच्छा है, इनको छोड़ दिया जाए। और वो जब तक जेल में थे तब तक राम रहीम की तरह पेरोल पे ही बाहर रहते थे, लगातार वो बाहर ही ज्यादा रहे। और उसके बाद अच्छे चाल चलन पे छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बलात्कार इस देश में क्यों नहीं रुकते हैं? इसलिए नहीं रुकते हैं कि किसी को भी उस महिला की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। सबको अपनी राजनीति चलानी है और अपनी राजनीति के बाजार में औरत की अस्मत और उसके दर्द को बेचना है। एक बार सोचिए, उस महिला, वो महिला बिल्किस बानो पीड़ित थी तो वो सबकी बेटी थी ना, इस देश की बेटी थी ना, उसमें तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है ना। फिर उसके पीड़ितों को छोड़ा क्यों, और छोड़ने के बाद मिठाई क्यों बांटी? और अगर सही छोड़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लप्पड़ लगा के वापस क्यों भेजा? राम रहीम वाले केस में क्या हुआ था? वो आदमी खुलेआम, इतना पावरफुल था नेता, उसके दरबार में ढोक लगाने जाते थे। राम रहीम के को लेकर एक महिला ने चिट्ठी लिखी कोर्ट को, कोर्ट ने उस चिट्ठी का संज्ञान लिया, जांच कराई गई, तब जाके उसको सजा हुई। लेकिन सजा क्या हुई? मैं एक कार्टून पढ़ रहा था, जो भले ही कार्टून लेकिन बहुत मारक व्यंग्य है। वो कार्टून ये कहता है, उसमें एक पुलिस, वो जो जेल का कर्मचारी है, वो कह रहा है, बाबा जी चाबी आप ही रख लो लॉकर की, जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो चले जाना, आपका राज चलता है। इलेक्शन आता है, वो आदमी बाहर घूमता है। याद कीजिए कठुआ रेप केस, मैं इसमें नहीं जाऊंगा वो किस धर्म की थी, लेकिन उस लड़की को एक मंदिर में कई दिनों तक रख के, लगातार, बच्ची थी 12 साल की, गरड़िए की बच्ची, बलात्कार किया गया। दूर से फोन कर करके रिश्तेदारों को बुला लिया गया, आ जाओ बलात्कार का आयोजन हो रहा है मंदिर में। जब उसको पकड़ा गया तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर उसके समर्थन में लोग रैली निकाल रहे थे। आप मुझे बताइए, इन पूरे उदाहरणों में से किसी भी उदाहरण में क्या किसी को पीड़ित से कोई मतलब है? क्या इस देश में पीड़ित को न्याय दिलाने की किसी की इच्छा है? क्या कोई शिद्दत से, ईमानदारी से यह सोच रहा है कि लड़कियों से जो हो रहा है वो बंद हो जाए? एक मामले में डॉक्टरों को इसलिए परवाह है क्योंकि वो उनकी सहयोगी थी, माना जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन मीडिया जो ग्लोरिफिकेशन दे रहा है उसके लिए दे रहा है क्योंकि वो एलीट क्लास से थी, उच्च वर्ग से थी, पढ़ा लिखा धनाढ्य वर्ग, चाहे वो वकील हो, डॉक्टरों की हड़ताल हो, इसलिए उसको भी जस्टिफाई करती है। निर्भया गरीब परिवार की भले ही थी, लेकिन वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। आप जितने भी मामले देख लीजिए, और गरीब लोगों का हाल क्या है, अभी पटना में मामला आया है, उसके साथ क्या क्या हुआ है वो मैं यहां मुंह से भी जिक्र करना नहीं चाहता हूं। अभी उत्तराखंड का मामला आया है, पढ़ लीजिए। लगातार ये मामले हो रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि ये मामले बढ़ रहे हैं इस देश में, कम नहीं हो रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई साहब, समस्या का हल क्या हो? समस्या का हल यह हो कि पहले जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दोषी को ही सजा मिले। निष्पक्ष को सजा दोगे तो आप एक कमजोर आदमी को, जो अपना बचाव नहीं कर सकता, उसको सजा दे रहे हो, या उसको गोली मार दे रहे हो, या उसके घर पे बुलडोजर चला दे रहे हो। और जो आदमी अपराधी है, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उसको बचा दे रहे हो। अनगिनत मामले हैं, हैदराबाद वाला मामला मैंने अभी अभी आपको बताया। आप
एक दोषी को बचाने का काम करते हो। और इस देश में जब भी कोई बड़ी घटना होगी, बलात्कार की, हत्या की, डकैती की, तो सबसे पहले उस घटना को ढकने के लिए कौन आता है? सरकार आती है। जिस सरकार को उसकी जांच करके उसको उजागर करना चाहिए, वो सरकार या तो उस घटना को दबाने के लिए आ जाएगी ताकि उसकी बदनामी ना हो, किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो, और या फिर वो अगर दबाना नहीं चाहेगी या दबा नहीं पाएगी तो कुछ ना कुछ करके मामले को क्लोज कर देगी। मार दिया जी, मार दिया, इसी ने किया था। अभी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कोलकाता में जिस लड़के को पकड़ा गया है। कई लोगों का मानना है कि वो लड़का निर्दोष है, कई लोगों का मानना है एक दोषी लड़का है, उसको डाल दिया गया है। ये मान्यताएं हैं, और अगर किसी के पास में प्रमाण है, जानकारी है, तो अब तो इस वक्त प्रोटेक्शन है। सड़क पे आके बोलेगा तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आके बोले। लेकिन जो लोग जांच करते हैं, साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हैं, जिनके पास तमाम तरह की तकनीकें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, मोबाइल फ़ोन की प्रेजेंस रीड करते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, उन लोगों को काम करने का ईमानदारी से बात ये मौका ही नहीं मिल रहा है। पुलिस को जांच करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पुलिस की खोपड़ी पे चढ़ा बैठा हुआ है जनता का प्रेशर, और पुलिस की खोपड़ी पे चढ़ी बैठी है सरकार। भाई इसको निपटा। क्या सरदर्द आ गया। ममता बनर्जी वहां पर जाकर सड़क पे मार्च निकाल रही हैं, और ये प्रतीकात्मकता है। कम से कम महिलाओं के मामले में इस देश में बहुत प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकात्मकता होती है। महिलाओं को आरक्षण देंगे बोल के महिलाओं के वोट लेना है, महिलाओं के लिए कुछ करना नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना है। ममता बनर्जी ने बहुत सारी महिलाओं को संसद में भेजा, बड़ी तारीफ हुई। उससे क्या बदलाव आया? क्या जमीन पे महिलाएं सुरक्षित हो गई? नहीं हुई। तो करना क्या है? क्या करने की जरूरत है? सबसे ज्यादा ये करने की जरूरत है कि समाज में जो भेदभाव है ना स्त्री पुरुष का, उसको ईमानदारी से खत्म करिए। वो कैसे खत्म होगा? ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये जो पीछे जाके सोचने की आदत है, जो परंपरा पालने की बीमारी है, इसको छोड़ के वैज्ञानिक हो जाइए, लोकतांत्रिक हो जाइए, संविधानवादी हो जाइए, समस्या खत्म हो जाएगी। एप्पल कंपनी शादीशुदा औरत को नौकरी पर रखने को तैयार नहीं। माफ़ कीजिए, एप्पल नहीं, एप्पल के लिए मोबाइल बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी। कंट्रोवर्सी चल रही है। देश का प्रधानमंत्री उनके मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करता है। क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें जब प्रायोरिटी पे ये चीज़ आएगी कि हमें महिला की सुरक्षा करना है, तो उन परंपरावादियों के मुंह बंद हो जाएंगे जो ये कहते हैं कि इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी, ऐसा ऐसा मेकअप करेगी, रील बनाएगी तो यही होगा। इस मामले में भी ये कहने की कोशिश की गई थी। कुल मिला के हमको सोच को उन्नत करना पड़ेगा, सम्मान करना सीखना पड़ेगा, इच्छाओं का, भावनाओं का। और जब तक ये नहीं होगा, बलात्कारी ना तो ए पार्टी से आता है ना बी पार्टी से आता है। वो ए या बी पार्टी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बलात्कारी हमारे घर से आता है। वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। उसके घर में जब वो देखता है कि दाल अगर एक कटोरी है तो एक कटोरी उसको मिल रही है, बहन को नहीं मिल रही है, तो बहन की इज्जत करना भूल जाता है। घटिया घटिया फिल्में बनती हैं हमारे समाज में, जिनमें औरत को पांव धो के पीते हुए कभी दिखाया जाता है, कभी औरत के ऊपर अत्याचार को जस्टिफाई किया जाता है। अभी एक पागलपन वाली एक खबर फिल्म पिछले दिनों आई थी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर हमारे देश में महिलाएं आइकन भी बन के आती हैं, जिनका महिमा मंडन किया जाता है, हमारी सुषमा स्वराज थी, तीज मना रही हैं, करवा चौथ मना रही हैं। अगर एक महिला पति के लिए करवा चौथ मनाएगी और इस परंपरा को आप पाल कर रखेंगे, तो समानता कहां से आएगी? मेरी बातें आज के वीडियो में कड़वी हैं। कुछ बातें डॉक्टर्स को खराब लगेंगी, कुछ बातें हमारे परंपरावादियों को खराब लगेंगी, कुछ बातें किसी को खराब लगेंगी, लेकिन आपको लगती है तो लगे। आपने बहुत अच्छा समाज दिया नहीं है। ये वही देश है, मणिपुर में कारगिल का योद्धा, उसकी पत्नी को सड़क पे घुमाया जा रहा था। राजनीति कितनी सिलेक्टिव है आप इससे अंदाजा लगाइए। सड़क पे घुमाया ही नहीं जा रहा था, उसको निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। हमारी राजनीति कितनी निर्लज्ज है कि कोलकाता में संवेदनाएं सिलेक्टिव हैं, मणिपुर में भी संवेदनाएं सिलेक्टिव हैं।
उत्तर प्रदेश में भी संवेदनाएं सिलेक्टिव हैं, बिहार में भी संवेदनाएं सिलेक्टिव हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके विरोध को हम क्या इज्जत दें और इसको कितना जेन्युइन माने, जो अपनी अपनी शक्लें देखकर, अपने अपने राज्य देखकर ये तय करते हैं कि हमें इस मामले को दबा देने वालों की तरफ खड़े होना है या इसका विरोध करने वालों की तरफ खड़े होना है। माफ़ कीजिए, आप महिला आयोग के एक अध्यक्षा हैं, बहुत बोल रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इस पर संवेदना व्यक्त कर रही हैं। उस वक़्त चुप थे। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम महिलाओं को तो फेयर होकर, महिलाओं से अन्याय हुआ तो बात रहनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, कुछ ना हो। तो जब आप सिलेक्टिव संवेदनाओं के देश में रहेंगे, आपकी ओपिनियन मैन्युफैक्चर की जाएंगी कुछ दफ्तरों से, कुछ चैनलों से, कुछ न्यूज़ रूम से, ये देखकर कि किसके हक में ये बात जाने वाली है, तो महिला कहीं पीछे छूट जाएगी, किसी और बलात्कारी के भरोसे रहेगी। वो जब तक चाहेगा, उसकी दया पर वो सुरक्षित है। जिस दिन वो दया करना छोड़ देगा, कामयाब हो जाएगा। ये इस देश की हकीकत है, कड़वी हकीकत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, बहनों के लिए इसको आगे बढ़ाएं, लड़ना सीखें, और महिलाओं को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, लड़ना सीखें। ये वातावरण बनते हुए देखते हैं आप, लड़ जाया कीजिए। कोई आपको चिड़चिड़ा कहेगा, कोई आपको बदतमीज़ कहेगा, कहने दीजिए। इनकी पुरुष सत्तात्मक ग्रिप कमज़ोर हो रही है, लेकिन लड़िए, बात करिए। बदतमीज़ी अगर कोई किसी के साथ कर रहा है तो आप आगे आकर थप्पड़ मारिए। ये इनसे नहीं होगा। ये तो इन सब चीज़ों को अभी तक पालते पोसते आ रहे हैं, ये इसी में संतुष्ट हैं। नमस्कार, जय हिंद।